दुनिया में भारत देश का नाम प्राचीन काल से ही विश्व गुरु के रूप में रहा है और अब तो मोदी जी के आने के बाद में यह सिद्ध हो गया है कि जिस तरह से कोरोना काल में कवायद हुई हैं और आज चांद पे भी झंडा फहरा है। कुछ समय काल ऐसा भी था कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और खाद्यान्न की कमी के चलते पूरे भारतवासियों को उन्होंने अपील की कि सोमवार का व्रत रखें। पूरे देश भर में लोगों ने ये कवायद की। लाल गेहूं के लिए लोग तरसते थे, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल का कार्य किया है और आज चांद पर झंडा फहराने की जिस तरह से कवायद हुई है, खाद्यान्न के क्षेत्र में भी वैसी ही कवायद हुई है और आज देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में भी जिस तरह से खाद्यान्न के मामले में पूरे विश्व में नंबर 1 बनना है और आमदनी को 4 गुना करना है या 10 गुना करना है, किस तरह की कवायद हो रही है कृषि क्षेत्र में और आप किस तरह की बड़ी कवायद में जुटे हुए हैं ताकि आने वाले समय में एक आत्मनिर्भरता तो बढ़े ही, लेकिन विश्व में एक चैंपियन बने। इस तरह की किस तरह की कवायद चल रही है, जी बताएं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो मुख्य हमारा उद्देश्य है वो न सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नई किस्मों को ईजाद करना है और पिछले वर्ष जो हमारी प्रजातियां अनुमोदित हुई थी वो प्रजातियां इस वर्ष रिलीज होंगी और नई प्रजातियां अनुमोदित होंगी। और जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में अभी जो हमारा गेहूं का उत्पादन है वो राष्ट्रीय उत्पादन और जो हमारी किस्में हैं उनके उत्पादन से बहुत कम है और उसको भी अभी बढ़ाना है, क्योंकि जो प्रजाति है उसमें तो वो पोटेंशियल है, लेकिन हम हमारे किसान उतना उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये बात है। और दूसरी बात कि जो नई नई किस्में हम लोग निकाल रहे हैं उनमें कुछ ऐसी किस्में भी हम लोग निकालना चाहते हैं जो वातावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनको भी हम लोग उसका दुष्प्रभाव जो है वो हमारे उत्पादन पर न पड़े। विशेष रूप से गेहूं के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय गेहूं पकता है उस समय अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और तो हीट स्ट्रेस के कारण गेहूं का उत्पादन भी कम हो जाता है, गेहूं की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की भी हम लोग प्रजातियां डेवलप कर रहे हैं। साथ में बायो फर्टिफाइड वैराइटीज़ जो हम लोग कहते हैं कि गेहूं के अंदर ही जिंक भी मिले, गेहूं के अंदर ही आयरन भी मिले ताकि हमारे को दिक्कत ना आए। तो इस तरह की वैराइटीज़ डेवलपमेंट के लिए भी देश में काम चल रहा है और कई वैराइटीज़ में डेवलप हो चुकी हैं। और राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए किस तरह से बायो फर्टिफाइड वैराइटीज़ डेवलप हों, प्रजातियाँ ऐसी निकलें, तो इस पर भी हमारा ध्यान रहेगा। और विशेष रूप से जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी संगोष्ठी में, वो विचारों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि विचार से ही आगे शोध हो पाता है और शोध से ही फिर प्रसार होता है और प्रसार से ही फिर किसानों की उत्पादकता बढ़ती है, नई नई वैरायटी निकलती है। तो मैं इस अवसर पर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 दिवसीय जो हमारी संगोष्ठी है, जो कि हमारे विश्वविद्यालय और गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है पूरे देश के लिए, जिसमें न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी कई वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। और आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप हर माध्यम से इसको देखें, इससे समझें और हम लोगों को वैज्ञानिकों से आशा है कि नई नई प्रजातियां विकसित करके किसानों तक पहुंचाने के लिए हमको दें, ताकि हम लोग किसानों को पहुंचा करके किसानों की उत्पादकता को बढ़ाएं। और जैसे कि अभी आपने कहा कि जो उसकी आय है, किसान की आय, वो कम से कम 4 गुनी करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जिस तरह से पहले यह समय था कि प्रतिस्पर्धा राजस्थान की पंजाब से होती थी, मध्य प्रदेश से होती थी, कर्नाटका से होती, आपस में राज्यों की एक प्रतिस्पर्धा का दौर था, लेकिन आज बाजार आ गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। अब भारत की प्रतिस्पर्धा अमेरिका से हो रही है, रसिया से हो रही है और उस चैलेंज को, उस चुनौती को आपको स्वीकार करना है। तो आने वाले समय में किस तरह की तैयारी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और क्या उस तरह की सुविधाएं, उस तरह के साधन आपको या किसानों को या कृषि वैज्ञानिकों को मिल पा रहे हैं या और क्या आवश्यकता है? जी देखिए, जो आपका प्रश्न है इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसीलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं, जो कि इसमें विशेष रूप से पूरे दिन हमारे साथ हैं, तो विशेष रूप से यहाँ पर आ रहे हैं। आपको पता है कि पूरे ICR में कितनी परियोजनाएं चलती हैं और क्या क्या काम चलते हैं, और उससे समय निकाल कर वो आ रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट इंगित करता है कि हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो हमारे वैज्ञानिकों को सुदृढ़ करने के लिए
पूरा सहयोग कर रहा है। अभी तक हमारे विश्वविद्यालय को ने जो भी इस संबंध में सहयोग मांगा है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दिया है, और मुझे ये कहते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि हमारे वैज्ञानिकों ने भी सब बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कोई भी चीज़ की हमेशा एक रास्ता होता है, लेकिन आगे बढ़ने की एक जगह होती है, और किस तरह से हम आगे बढ़ें और उत्पादन में और आगे बढ़ें। मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम ऐसी प्रजातियां विकसित करें जो हमारे क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से मैं राजस्थान की बात करना चाहूँगा क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय राजस्थान को कैटर करता है, और किस तरह से मेवाड़ क्षेत्र में ऐसी प्रजातियाँ विकसित हों कि किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके और उन वेराइटीज़ को हम लोग किसानों तक पहुँचा सकें और किसान उत्पादन करके उसको लोगों तक पहुँचा सके। ऐसी व्यवस्था करने के लिए ही ये जो 3 दिवसीय जो बैठक हमारी आयोजित की जा रही है ये महत्वपूर्ण होगी। शर्मा जी, जिस तरह से खाद्यान्न में एक आंकड़ों का अगर देखा जाए लेखा जोखा, तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है और चुनौती के रूप में आप उसे कितना तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं हमारे देश के वैज्ञानिकों और किसान भाइयों को बधाई देता हूं, क्योंकि भारत अब अपने रिकॉर्ड जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 330 मिलियन टन उसको पार कर गया है, और जिस प्रकार से हमारा लक्ष्य था उसी प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जानकर भी खुशी है कि हमारे इसी जो वैज्ञानिक की जो कार्यशाला हो रही है उन्हीं के माध्यम से 112 मिलियन टन गेहूं के उत्पादन को, जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन है पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको माना जा रहा है। और इसलिए और जो हमारा 2050 का लक्ष्य है 400 मिलियन टन जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन का लक्ष्य है, उसके तहत जैसा आपने कहा था कि किस प्रकार से प्रयास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर रही है, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से जो न्यू और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें जैसे कि जीनोमिक टूल्स हैं कि मार्कर असिस्टेड सिलेक्शंस के द्वारा किस्मों को कम समय में उत्पादन करना और लोगों के सामने लाना। जो हमारी सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो गेहूँ की जैसे हमारी 90 के ऊपर हो गई। वेराइटल रिप्लेसमेंट रेट है वो हमारी 10 साल के कम जो किस्में हैं उनकी वेराइटल रिप्लेसमेंट भी अब काफ़ी 93% हुई, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा नई वैरायटी हर साल किसानों को करते जा रहे हैं। कम पानी में जैसे क्लाइमेट हमारी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उन्होंने 2279 वैरायटी पिछले 9 सालों में निकाली। उनमें से आपको जान के ताजुब होगा कि 183 जो किस्में थी वो क्लाइमेट रेजिलिएंट किस्में थी, यानी क्लाइमेट की चुनौती को स्वीकार करने के लिए, ज़्यादा तापमान कम पानी को स्वीकार करने के लिए वो तैयार थी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस प्रकार के कार्य अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से उनसे मिलके इन नई नई टेक्नोलॉजीज़ को हमारे वैज्ञानिकों को दे रही है। वैज्ञानिक इनको इनमें काम में लेके, और आप देख ही रहे हैं उसका नतीजा है कि हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। पानी ज़्यादा बरसे तो भी किसानों को चिंता होती है और कम बरसे तो भी चिंता होती है, लेकिन भारतीय जो कृषि वैज्ञानिक हैं अब किसानों की चिंता दूर करने वाले हैं और किसानों के चेहरे अब खिलेंगे। किस तरह की कवायद हो रही है सर? बहुत सही प्रश्न किया है आपने। तो जैसा आप कह रहे थे कि कम पानी में और अधिक तापमान में कैसे गेहूं और जौ का उत्पादन किया जाए, तो जौ तो जैसा आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों के अनुकूल होती है और उसकी उत्पादकता रहती है। गेहूं में जरूर इसका असर कुछ दिखाई देता है, लेकिन अगर आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, शर्मा साहब ने, कि अगर आप विगत दिनों में देखेंगे तो इन सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद गेहूं रिकॉर्ड प्रोडक्शन दे रहा है। तो ये ऐसा संभव इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उनके जो वेराइटल डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें ऐसे वेराइटीज़ को सम्मिलित किया गया है जो उसको प्रतिरोधिता देती हैं ऐसी परिस्थितियों के लिए। तो निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिकों का यथक प्रयास ही है जिसकी वजह से ऐसा हम कर पा रहे हैं, और विषम परिस्थितियों के बावजूद गेहूं का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो आपने प्रश्न किया वो बहुत वाजिब प्रश्न है, और हमारे वैज्ञानिक सतत प्रयास कर रहे हैं और लगातार इसमें कामयाब हो रहे हैं। तो धन्यवाद आपका। आप बताएं सर, जिस तरह से यहाँ पे जो भी प्रतिभागी आएंगे क्या लाभ होगा उनको? देखिए, यहाँ पर देश ही नहीं विदेश से भी काफ़ी प्रतिभागी आ रहे हैं, और वह अपने अनुसंधान के क्षेत्र में, विशेष रूप से गेहूं और जौ के क्षेत्र में जो उन्होंने अपने अनुसंधान किए हैं उनकी चर्चा करेंगे और अपने ज्ञान का साझा करेंगे। और जब ज्ञान का साझा करते हैं तभी हमारे जो अनुसंधान के जो प्रखर जो एक्टिविटीज़ आती हैं उसमें प्रखर निखार आता है और हम उन फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास कर पाते हैं। बताएं कितना फ़ायदा होगा आम किसानों को और वैज्ञानिकों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर एवं जो भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान परिषद है हमारा करनाल में, मतलब संस्थान जो है जो ICR का है करनाल में, वो दोनों मिलकर के एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन यहाँ कर रहे हैं। वो सभी वैज्ञानिक जो विश्व भर में गेहूं एवं जौ पर अनुसंधान करते हैं उनका यहाँ पर एक गोष्ठी होगी, बैठक होगी, और जितने भी डेमोन्स्ट्रेशंस इन्होंने लगाए हैं वैरायटीज़ को रिलीज़ कराने के लिए, उन सभी वैरायटीज़ के बारे में इनका डिस्कशन होगा और उस पर परिणाम निकाले जाएंगे कि कौन सी किस क्षेत्र के लिए, पूरे भारतवर्ष को बहुत सारे क्षेत्रों में बांटा गया है, हर क्षेत्र के लिए कौन सी वैरायटी उपयुक्त है, उस पर ये सारी चर्चा होगी। देश के सभी वैज्ञानिक जुटे हुए हैं इसी कवायद में।
कि भारत खाद्यान्न के मामले में भी नंबर 1 हो और सभी की आशाओं पर खरा उतरे।